एक्सरसाइज 13.2 प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले कुछ बातों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है, डिपेंडेंट इवेंट्स क्या है। तो आज हम आप लोगों को सबसे पहले इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जिसको कि हिंदी में स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है उसका डेफिनिशन, लेट ई एंड एफ बी टू इवेंट्स। यहाँ पर ई और एफ दो इवेंट्स हैं, दो घटनाएं हैं एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन ई एंड एफ आर said to be independent if PE intersection F is equal to PE into PF। मतलब यहाँ पर हमारे पास दो घटना है, एक E है और एक F है। ये दोनों घटना इंडिपेंडेंट कब कहलाएगा? यदि E इंटरसेक्शन F निकालने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और वो उसकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के गुणनफल के बराबर हो। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यदि ये कंडीशन हमको मिलता है तो हम कहेंगे कि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर एक घटना के घटने का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता, दोनों घटनाएं स्वतंत्र होती हैं। जैसे कि यहाँ पर ई और एफ दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ये इंडिपेंडेंट कब होंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल टू पीई। तो यहाँ पर देखिए, हम ई अपॉन एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आ रहा है पीई, मतलब इस एफ का कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। इसी प्रकार पी एफ बाई ई निकालते हैं तो यहाँ पर पी एफ मिला, मतलब ये जो ई है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर पी एफ बाई ई है तो इधर पी एफ ही है, ई का कोई रोल इधर नहीं है। मतलब ई और एफ दोनों इंडिपेंडेंट हो तब ऐसा होता है। हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़े हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। यहाँ पर पी ई बाई एफ का मान यहाँ पर पीई है, तो ये हमने पीई रखा, इज इक्वल टू पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो पीई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पीई इंटू पी एफ होगा। तो यदि ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि ई और एफ दोनों इंडिपेंडेंट है। यदि ये दोनों इक्वल नहीं है तो वो इवेंट कहलाता है डिपेंडेंट। अब आपको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। यदि हमारे पास ताश के 52 पत्ते हैं, 52 कार्ड्स हैं, ठीक है ना। अब इसमें से हमको 2 इक्का खींचना है, 2 इक्का खींचना है। तो दो प्रकार से हो सकता है। सबसे पहला काम यह है कि एक इक्का खींचने के बाद उसको आप वापस उसी गड्डी में मिला देते हैं। दूसरी बात है कि एक इक्का आपने खींचा और उसको मिलाया नहीं, उसको बाहर ही रखा। तो यहाँ पर दो प्रकार का प्रोसेस हो सकता है खींचने का। अब जो पहला प्रोसेस है उसके बारे में देखते हैं कि मान लो कि एक इवेंट ए है ना, इसमें 52 पत्ते 52 कार्ड्स हैं और आपने खींचा एक एस और खींचने के बाद उसको फिर वापस मिला दिया। तो जब आप दूसरा इक्का खींचेंगे तो वो भी 52 पत्ते में से ही खींचेंगे। तो यहाँ पर आपने एक इक्का खींचा फिर उस गड्डी में मिला दिया, दूसरा इक्का खींचा फिर उस गड्डी में मिला दिया, तो वो तो पत्ता 52 का 52 ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पर स्वतंत्र रूप से आप इक्का को खींच रहे हैं। पहला इक्का खींचा तो 52 कार्ड्स में ही खींचा, दूसरा इक्का खींचा तब भी आपने 52 कार्ड्स में ही खींचा। मतलब यहाँ पर ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है।
इंडिपेंडेंट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और यदि हम उसको ना मिलाएं तब क्या होगा? जैसे कि आपने एक इक्का खींचा, किसमें से खींचा एक इक्का आपने? 52 कार्ड्स में से, 52 कार्ड्स में से आपने एक इक्का खींचा। अब ये घटना ए है, तो एक इक्का आपने खींचा लेकिन उसको वापस गड्डी में मिलाया नहीं, तो आपके पास 51 बचा। तो आप जब दूसरी बार एक एस खींचेंगे तो कितने में से खींचेंगे? 51 में से खींचेंगे, जबकि शुरू में आपने 52 में खींचा। तो 52 पत्ते में से एक इक्का आपने खींचा लेकिन उसको मिलाया नहीं, तो उसका प्रभाव देखिए यहाँ पर दूसरे पे पड़ गया। अब आपको 51 में से ही एक इक्का खींचना पड़ रहा है। तो ये दोनों घटनाएं डिपेंडेंट है। तो ये हमारा एग्जाम्पल था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स का। आगे हम एक्सरसाइज 13.2 के सभी सवालों को बारी बारी से बनाएंगे और इसी एग्जाम्पल पे आधारित है, इसी एग्जाम्पल पे इस फार्मूले पे हमारा पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। एक्सरसाइज 13.2 का प्रोबेबिलिटी का सवाल अभी हम बनाएंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इफ PA इज इक्वल टू 3/5, PB इज इक्वल टू 1/5, फाइंड PA इंटरसेक्शन B इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। यहाँ पर हमको PA और PB दोनों की वैल्यू दी हुई है, हमको फाइंड करना है PA इंटरसेक्शन B हमको निकालना है। और हमको दिया हुआ है कि A और B दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब स्वतंत्र घटना है। हमको मालूम है कि जब दो घटना स्वतंत्र हो तो उसके लिए फार्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB। PA का मान यहाँ पर 3/5 है और PB का मान यहाँ पर 1/5 है। तो हो जाएगा 3 एक कम 3 और 5 पंचे 25, मतलब 3/25। ये हमारा आंसर है। चलिए हम क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दूसरा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। यहां पर 2 कार्ड खींचा जाता है, ताश के 2 पत्ते खींचे जाते हैं। एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब उसको एक बार खींचने के बाद वापस गड्डी में रखना नहीं है। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 ताश के पत्तों में से 2 ताश के पत्ते खींचे जाते हैं और उनको वापस रखना नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। हमको इस बात की प्रायिकता निकालना है कि वो दोनों जो खींचा हुआ कार्ड है वो ब्लैक होगा। तो हम लोग 2 इवेंट मान लेते हैं, E1 और E2। E1 का मतलब यहाँ पर है कि पहला जो कार्ड है, खींचा हुआ पहला कार्ड ब्लैक है, और E2 का मतलब है जो सेकेंड कार्ड हम लोग खींचने वाले हैं वो भी ब्लैक ही है। फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक और E2 है सेकेंड कार्ड इज ब्लैक। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं E1 की। E1 की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पर काले जो पत्ते होते हैं, जो ब्लैक पत्ते होते हैं, उनकी संख्या 26 होती है। तो 26 पत्ते में से एक पत्ता खींचेंगे हम, तो उसको 26 लिखते हैं। 26C1 कॉम्बिनेशन का यूज होता है यहाँ पर। तो 52 पत्ते में से एक पत्ता खींचा जाएगा, ठीक है। तो 26/52 मतलब 1/2। यहाँ पर काले पत्तों की संख्या 26 होती है, तो 26 में से आपको एक ब्लैक खींचना है, तो 26C1 लिखेंगे आप, जिसको कि 26 बोलते हैं। तो 52 में से एक खींचा जाएगा तो 52 आएगा, तो 1/2 हुआ। इसी तरह घटना जो E2 है उसमें सेकेंड कार्ड इज ब्लैक, तो विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब जो कार्ड खींचा जा चुका है वापस उसको गड्डी में रखना नहीं है। तो एक तो आप खींच चुके हैं, तो बचा 25 ठो काला,
तो 25 में से एक काला खींचेंगे तो उसको 25C1 लिखेंगे, इसको हल करेंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पर भी कम होगा, 52 था पहले, अब वो 51 हो गया, 51 में से एक खींचा जाएगा या खींचा जा चुका है तो ये हो जाएगा 51। अब यहाँ पर देखिएगा बोथ शब्द लिखा हुआ है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो E1 और E2 का इंटरसेक्शन की प्रायिकता निकालिए। तो एकदम पता है आपको कि PE1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू PE1 इंटू P2 होता है। तो PE1 का मान 1/2, PE2 का मान 25/51, तो हो जाएगा 25 से कम 25, तो 51 दूनी 102। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन थर्ड है, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale. Otherwise, it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad, ones will be approved for sale. इसका मतलब ये है कि हमारे पास संतरे से भरा हुआ एक बॉक्स है, उस बॉक्स में से उस बॉक्स को हमको सेल करना है और वो सेल तभी होगा जब हम रेंडमली उसमें से कोई भी 3 ऑरेंज निकाल के चेक करते हैं और यदि वो तीनों ऑरेंज सही स्थिति में है, गुड कंडीशन में है, तो उसको बेचने के लिए अप्रूव कर दिया जाएगा, अन्यथा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब हमको इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि एक बॉक्स है जिसमें 15 ऑरेंज है, उसमें से 12 अच्छे कंडीशन में है और 3 गलत कंडीशन में है, तो ये अप्रूव्ड हो जाएगा सेल करने के लिए। इस बात की क्या प्रायिकता होगी? तो चलिए यहाँ पर हमको 3 ऑरेंज निकालना है। तो पहले ऑरेंज निकालने की घटना E1, दूसरा अच्छा ऑरेंज निकालने की घटना E2 और तीसरा गुड ऑरेंज निकालने की घटना को E3 से हम व्यक्त करते हैं। सबसे पहले घटना E1 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी E1। तो हमारे पास 12 अच्छा ऑरेंज है, गुड ऑरेंज है, तो 12 में से एक निकालेंगे तो उसको लिखते हैं 12C1। अब जब 12 में से एक निकल गया तो ऑलरेडी 15 ऑरेंज में से भी एक निकलेगा, तो बटा के नीचे 15C1। 12C1 का मतलब 12, 15C1 का मतलब 15। अब घटना E2 की प्रायिकता निकालेंगे। तो चूंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब जो ऑरेंज निकल गया वापस उसको उस डिब्बे में, बॉक्स में नहीं डालना है। तो 12 में से एक ऑरेंज निकल गया, तो अब बचा 11 ऑरेंज, तो 11 में से एक निकालेंगे तो इधर भी कम होगा, बटा के नीचे 15 ऑरेंज था, अब वो 14 हो गया, तो 14 में से एक निकलेगा, तो 11C1 का मतलब 11, 14C1 का मतलब 14। इसी को आगे बढ़ाइए तीसरी घटना के लिए। अब 11 में से अब बचा हमारे पास 10 ऑरेंज, तो 10 में से एक निकालेंगे तो 10/13 होगा, तो उसी प्रकार से 13 में से एक निकलेगा। तो शुरू में हमारे पास 12 ऑरेंज था, 12 में से एक निकला तो यहाँ पर 11 बचा, 11 में से एक निकला तो यहाँ पर हमारे पास 10 ऑरेंज बचा। अब तीनों का हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो पता है तीनों का गुणा करना पड़ेगा, तो 12/15 PE1 इंटू PE2 11/14 इंटू PE3 10/13। तो यहाँ पर ये 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो ये हो जाएगा 11 चौके 44 यानी कि 44 अपॉन 13 सत्ते 91, 91। तो ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कंप्लीट होता है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है, ए फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड, लेट ए बी द इवेंट, हेड एपियर ऑन द कॉइन। ए है हेड एपियर्स ऑन द कॉइन, हेड एपियर्स ऑन द कॉइन, ऑन द कॉइन। यहां पर हम शुरू से E1 E2 E3 मान रहे हैं, तो चलिए मैं इसको E1 मान लेता हूं। वैसे आप कुछ भी मान सकते हैं, E1 एंड बी। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में ही ए दिया है तो इसको ए ही मानना पड़ेगा, तो ये ए हो गया। और बी क्या चीज है? बी है 3 ऑन द डाई, 3 ऑन द डाई। ये दो इवेंट हमको दिया हुआ है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्वाइन को देखते हैं। तो जो क्वाइन होता है उसमें होता है हेड और टेल होता है। क्वाइन में हेड होता है और टेल होता है। और जो डाई है उस डाई में 1 2 3 4 5 6 तक के अंक होते हैं। अब हमको सैंपल स्पेस बनाना है। तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? देखिए, एच के साथ ये 6 को लेना है, यानी कि H1 H2 H3 H4 H5 H6। इसी तरह से T के साथ भी हमको 6 अंक को लेना है, T1 T2 T3 T4 T5 और T6। अब इसको काउंट करिए, तो काउंट करेंगे तो NS हो जाएगा 12। काउंट करके आप लोग देख लीजिए, ये 12 होगा। अब सबसे पहले हम ये जो घटना ए है उसकी प्रायिकता निकालेंगे, PA। तो PA मतलब कितना है, इसको गिनिए। ए में आपका आएगा हेड एपियर्स ऑन द क्वाइन। तो किसमें हेड आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आए। ए क्या होगा? हेड एपियर्स। तो किसमें हेड है? तो ये H1 H2 H3 H4 H5 और H6, इतने में हेड दिख रहा है आपको। तो इस PA हो जाएगा, इसकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 अपॉन टोटल है हमारे पास 12, तो हो जाएगा 1/2। इसी तरह अब बी देखते हैं। बी घटना क्या है? बी में क्या दिखना चाहिए? 3 ऑन द डाई। तो 3 कहाँ पर दिख रहा है देखिए। तो 3 अपने को दिख रहा है, एक तो यहाँ पर H3 और कहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है? ये T3। ठीक है, तो इसका भी हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, PB। तो ये हो जाएगा 1 और 2, तो 2 अपॉन टोटल मतलब 12। ये हो जाएगा 2 1 कम 2 2 6 12, 1/6। अब A और B का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो अपन देखते हैं A और B में क्या कॉमन है। तो देख रहे हैं कि H3 बस कॉमन है, सिर्फ H3 कॉमन है। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो ये तो एक ही है, तो 1 अपॉन टोटल है हमारे पास NS जो है 12 है। अब ये घटना स्वतंत्र होगी कि नहीं होगी ये पता करना है। तो इस सूत्र को संतुष्ट करना चाहिए। कोई दो घटना A और B तभी स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट होती है, जब PA इंटरसेक्शन B बराबर PA गुणित PB। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा PA इंटरसेक्शन B का मान 1/12 है। PA का मान यहाँ पर 1/2 है और PB का मान 1/6 है। तो आप देख रहे हैं कि 1/12 इक्वल टू 1/12 आया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। ये देखिए,
तो इस फार्मूले को संतुष्ट करता है, इसलिए जो इवेंट है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन is tossed. Let A be the event, the number is even, and B be the event, the number is red. Are A and B independent? यहाँ पर 1 2 3 का जो अंक दिया हुआ है नंबर, उसको रेड कलर में रखा गया है, और 4 5 6 जो नंबर दिया हुआ है उसको ग्रीन कलर में रखा गया है। हमारे पास दो इवेंट है। ए इवेंट है द नंबर इज इवन, नंबर इवन आना चाहिए, और बी इवेंट है द नंबर इज रेड। तो यहाँ पर हमको सिद्ध करना है, मतलब बताना है कि क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो सैंपल स्पेस होगा, यहाँ पर डाई है इसलिए 1 2 3 4 5 6 तक के अंक आएंगे सैंपल स्पेस में। हमारे पास एक इवेंट ए दिया हुआ है। इवेंट ए कहता है कि द नंबर इज इवन, तो नंबर इवन होना चाहिए। तो देखिए इवन नंबर कौन कौन सा है, 2 4 और 6, ये हमारा इवन नंबर है। सेकेंड इवेंट है बी। बी क्या कहता है, द नंबर इज रेड, नंबर रेड होना चाहिए। तो रेड कौन कौन है, 1 2 3 है, 1 2 और 3 है। यहां पर दोनों का हम इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में सिर्फ 2 है कॉमन, इसलिए आ जाएगा 2। अब तीनों की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। पी ए, तो यहां पर है 1 2 3, तो 3 अपॉन टोटल यहां पर 6 है, एन एस का मान यहां पर 6 है, तो ये हो जाएगा 1/2। इसी तरह पी बी निकालेंगे, तो पीबी हो जाएगा 1 2 3 और टोटल है 6, ये भी 1/2 आएगा। अब पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर एक ही अंक है तो 1/टोटल, टोटल यानी 6 है। तो अब आप देख रहे हैं कि पी ए और पी बी का गुणा करते हैं, पी ए इंटू पी बी, ये आएगा 1/4, और हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो आया है 1/6। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। thus it is not an independent, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट ई एंड एफ बी इवेंट्स विथ पी इज इक्वल टू 3/5, पी एफ इज इक्वल टू 3/10, पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1/5, आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। तो यहां पर पीई और पीएफ का हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहां पर पीई है 3/5 और पीएफ है 3/10, ये हो जाएगा 3 3 = 9, 10 5 = 50। अब हमको पीई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है 1/5, तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। पीई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू पीई इंटू पीएफ, इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है।